यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकता कानून के विरोध इस तरह का कानून बनाए जाने के पीछे कारणों को समझें। इसी क्रम में उन्हें यह भी समझना होगा कि इस कानून के दायरे में पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल करना क्यों उचित नहीं होता। जिन 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को इस कानून के दायरे में रखा गया है, वे न केवल मुस्लिम बहुल हैं बल्कि उन्हें संवैधानिक महत्ता भी हासिल है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता हासिल करने में आड़े आता हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में भी इन देशों के करीब 600 मुसलमानों को भारत की नागरिकता प्रदान करने भले ही नागरिकता कानून के विरोधी न मानते हों कि यह कानून पक्षपातपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी देश के ऐसे अल्पसंख्यकों को चिन्हित कर उन्हें राहत देना कोई असामान्य या अस्वाभाविक बात नहीं है। जो अपने देश में उत्पीड़न का शिकार हों, बतौर उदाहरण 2000 के दशक में जब इराक में सैकड़ों ईसाई प्रताड़ित होकर वहां से भागे तो ओबामा प्रशासन ने उन्हें ऐसे समूह के रूप में माना जो नरसंहार का शिकार हो सकता है, और जिसका कुछ इसी तरह का मामला बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यकों का है। ये वे देश हैं जहां एक उपासना पद्धति को अन्य उपासना पद्धतियों के मुकाबले श्रेष्ठता प्राप्त है। इस बहस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आखिर कैसे माना जाए कि किसी का नरसंहार हो रहा है, या फिर यह कैसे तय होगा कि कोई समुदाय अपनी धार्मिक आस्था के कारण उत्पीड़न का शिकार हो रहा हो। उत्पीड़न चाहे धार्मिक आस्था के कारण हो रहा हो या फिर भाषा के कारण, लेकिन कोई भी उन रपटों में मुंह नहीं मोड़ सकता जो यह बताती है कि इन 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। वे जबरन धर्मांतरण के बाद जबरिया विवाह के भी शिकार हैं और अपहरण, हत्या सरीखी संगीन आपराधिक गतिविधियों का भी। इन देशों के अल्पसंख्यक हर स्तर पर बहुसंख्यकों की प्रताड़ना से इस हद तक दो चार हैं कि उनकी आबादी घटती जा रही है। उनकी तेज़ी से घटती, चूँकि ये सभी अल्पसंख्यक अविभाजित भारत का हिस्सा है, इसलिए नैतिक स्तर पर भारत की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह उन्हें भीषण उत्पीड़न से बचाकर राहत दे। इसके लिए उसी रास्ते पर चला गया जो गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य महान नेताओं ने सुझाया था। इन सब नेताओं ने इन अल्पसंख्यकों को शरण देने की बात कही थी। विरोधी कुछ भी कहें, नागरिकता संशोधन कानून उन वैश्विक मापदंडों के अनुकूल है जो यह रेखांकित करते हैं कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थी स्वाभाविक तौर पर उन लोगों के मुकाबले कहीं अधिक प्राथमिकता पाने के हकदार हैं जो आर्थिक कारणों से किसी देश आते हैं। राजनीतिक और आर्थिक कारणों से होने वाले भेदभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन
धार्मिक आधार पर होने वाले उत्पीड़न पर अधिक ध्यान देना ही होगा, क्योंकि यह सबसे खराब किस्म का उत्पीड़न होता है। इसी कारण अतीत में भारत ने उगांडा के शरणार्थियों की मदद की। यह राहतकारी है कि हिंसा से भरे विरोध प्रदर्शन थम गए हैं, लेकिन यह देखना पीड़ाजनक रहा कि कई जगह कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ का सहारा लिया। कुछ जगह तो पुलिस पर हमले भी किए गए। पुलिस की ओर से तमाम सतर्कता बरते जाने के बाद भी कई लोग हताहत हुए। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी विरोध प्रदर्शन हिंसक थे, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कई जगहों पर अराजकता ऐसे हिंसक तत्वों की ओर से की गई जिन्हें यही नहीं पता था कि वे किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और मसला क्या है। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि शरारती तत्वों ने उन्हें उकसाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करके सही किया। पुलिस की कार्रवाई पर भी उसने यही कहा कि पहले हिंसा रुकनी चाहिए। किसी मसले पर न्यायसंगत बहस के लिए यह आवश्यक होता है कि दूसरा पक्ष भी तार्किक रवैया अपनाए, न कि अपनी ही रट लगाए रहे। विपक्षी राजनीतिक दलों को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर इस मसले पर खुद उनका रवैया क्या होगा। अब जब नागरिकता कानून के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तब यह देखने को मिल रहा है कि उसके विरोधियों ने अपने विरोध के दायरे को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को भी लपेट लिया है। चूँकि विपक्ष के विरोध का आधार सरकार के इरादों को संदिग्ध समझने पर आधारित है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। अच्छी बात है कि यह काम शुरू हो गया है। मोदी सरकार को अभी जो सबक सीखने हैं, उनमें से एक यह भी है कि आर्थिक समस्याओं का हल आम समझ के प्रतिकूल भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज़रूरी नहीं कि पहली नज़र में जो आपको अच्छा लगे वही सही हो। जैसा कि हमने नोटबंदी के समय देखा, काले धन की समस्या का हल नकदी की जमाखोरी पर हल्ला बोलकर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि अधिकांश पुराने नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आ गए। इसी तरह कर में कमी का हल अनिवार्य तौर पर कर दरों में इजाफा करना नहीं है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में थोड़े समय के लिए ही सही यह हल सुझाया गया था। इसी तरह व्यापार घाटे का हल आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। सन 1991 का अनुभव हमें दिखा चुका है कि व्यापक व्यापार घाटे का हल अर्थव्यवस्था को खोलना ही है, न कि संरक्षणवादी उपाय अपनाना। इसी प्रकार निर्यात को प्रोत्साहन देने का काम निर्यात सब्सिडी समाप्त करके अधिक बेहतर ढंग से किया जा सकता है, बजाय कि रुपये के बाहरी मूल्य को समायोजित करने के। यदि हालिया अनुभवों को देखें तो लगता है कि ये अथवा ऐसे अन्य सबक सीखे नहीं गए हैं। ऐसे में औषधि कीमतों में बढ़ोतरी
की प्रतिक्रिया स्वरूप कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गत सितंबर में घरेलू बाजार में प्याज की कमी की प्रतिक्रिया स्वरूप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियों का विरोध करने वालों ने कहा भी था कि चीन से आने वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करने से घरेलू आपूर्ति की लागत में इजाफा हुआ। जेपी मॉर्गन के अनुसार इससे एक परिवार के सालाना बजट में $1000 का बोझ पड़ा। भारत में भी किसी को ऐसी कवायद करनी चाहिए ताकि इस्पात आयात पर लगे अतिरिक्त शुल्क, टैरिफ बढ़ोतरी और देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी, कुछ वस्तुओं के आयात पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क आदि की लागत निकाली जा सके। इसके अलावा मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर लगे प्रतिबंध और तुर्की से पेट्रोलियम आयात पर रोक आदि की भी लागत निकाली जानी चाहिए।